नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन है, किसी पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर को दर्शाती है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन यहां पर दिया गया है, निवल प्राथमिक उत्पादकता यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी श्वसन हानियों के पश्चात शेष रहने वाले कार्बनिक पदार्थ को दर्शाती है जो परपोषियों के उपभोग हेतु उपलब्ध होती है। दो कथन दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यस से सही है या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। अगर आप इन दोनों कथनों को देखेंगे तो ये दोनों कथन यहां पर सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसकी व्याख्या के माध्यम से ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ये दोनों कथन किस प्रकार से सही हैं। तो यहां पर आपको कई चीजें जाननी है। एक चीज आपको ये जाननी है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, निवल प्राथमिक उत्पादकता से ये किस प्रकार से भिन्न होती है, और श्वसन हानियों के पश्चात जो शेष रहने वाला कार्बनिक पदार्थ है वो किस प्रकार से परपोषियों के उपभोग के लिए होता है। तो इन सभी मुद्दों पर यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसका मतलब क्या है, प्राथमिक उत्पादकता का मतलब क्या है। आप ये तो जानते हैं कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण किया जाता है, एक तरह से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और इस दौरान पौधे प्रकाश का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इस दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इसके माध्यम से उत्पन्न जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो बायोमास है, जो जैव भार है, उसकी मात्रा को ही हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है? प्रति इकाई क्षेत्र में और एक निश्चित समयावधि में इसका मापन किया जाता है। दो रूपों में मापा जाता है। जब हम भार के रूप में इसे मापते हैं तो इसको ग्राम पर स्क्वायर मीटर के रूप में मापेंगे, और ऊर्जा के रूप में मापेंगे तो किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर के रूप में इसको मापेंगे। प्रोडक्टिविटी का निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी उत्पादकता का निर्धारण किस प्रकार से होता है? जिस दर से जैव भार का यानी बायोमास का उत्पादन हो रहा है उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी को आप मापते हैं उसी प्रकार से कुछ स्थिति यहां पर भी आप देखेंगे। उत्पादकता दो तरह की होती है, एक सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी होती है निवल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये उस कुल दर को दर्शाती है जिस पर पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उस कुल दर को ये बताती है। इस प्रकार से पहला कथन अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पहले कथन की व्याख्या यहां पर हो जाती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान भोजन का निर्माण करते हैं तो बहुत सी आप देखेंगे कि अपने श्वसन क्रिया में इस कार्बनिक पदार्थ का उपभोग भी करते हैं। रेस्पिरेशन में, अपनी सांस लेने की प्रक्रिया में जो उत्पादित कार्बनिक पदार्थ है उसका उपभोग भी कर लेते हैं। इसलिए अगर आप इसको घटा दें, इस उपभोग को घटा दें, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? आपको निवल यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको प्राप्त हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब आप ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेशन श्वसन हानि घटा देंगे तो आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी। तो निवल प्राथमिक उत्पादकता वो जैव भार है जो परपोषी जीवों के उपभोग के लिए उपलब्ध होता है। जो परपोषी होते हैं, जो इन पर निर्भर होते हैं, उनके उपभोग के लिए ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक प्रकार से उपभोग में इस्तेमाल होती है। जिसका उपभोग कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स करेंगे, अपघटक करेंगे, शाकाहारी जीव भी करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कथन दो भी सही हो जाएगा। और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी होती है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? ये वो दर है जिस पर उपभोक्ता जीव क्या करते हैं? खाए गए जो कार्बनिक पदार्थ है उसको नए जैव भार में तब्दील कर देते हैं। ये भी कार्बनिक पदार्थ का उपभोग करेंगे और उसके बाद ये जिस बायोमास का निर्माण करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? नए जैव भार में उसको बदलेंगे। अगले प्रश्न को देखने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया था, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और उसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे
और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल से और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर दीजिए। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर प्राप्त होगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर भी आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा या से कथन सही है या है। 2 कथन कौन से हैं? पहला कथन है उच्च पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आने के कारण सभी पारितंत्रों में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। दूसरा कथन क्या है, झीलों और महासागरों जैसे कुछ जलीय पारितंत्रों में जैव द्रव्यमान यानी बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। यहां पर सामान्य तौर से बात सही है, लेकिन जब इसने सभी पारितंत्र लिख दिया तो सभी पारितंत्रों में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। इस प्रकार से कथन गलत होता है और दूसरा कथन यहां पर सही दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसकी और विस्तार से व्याख्या करने के माध्यम से इसके उत्तर को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप संख्याओं के पिरामिड की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो प्राथमिक उत्पादक है, उन पौधों की संख्या बहुत अधिक होती है और इन पौधों पर निर्भर जो शाकाहारी जीव हैं उनकी संख्या कम होती है और इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर जो मांसाहारी जीव हैं उनकी संख्या कम होती है। तो एक प्रकार का आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो जीवों की संख्या कम हो जाती है। सामान्य स्तर पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, यानी एक सीधा पिरामिड बनता है। अगर हम देखें कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसकी संख्या सीमित है और इस पर निर्भर जो जीव हैं उनकी संख्या ज्यादा हो तो एक उल्टा पिरामिड का निर्माण यहां पर हो जाता है। तो संख्याओं का जो पिरामिड है वो अधिकांश पारितंत्रों में सीधा बनता है, इस प्रकार से ही बनता है। कारण क्या है कि उच्च पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या क्रमशः कम होती चली जाती है। जैसे हमने देखा पौधों की संख्या ज्यादा है, उन पर निर्भर शाकाहारियों की संख्या कम होती है और फिर उन पर निर्भर मांसाहारियों की संख्या उससे भी कम होती है। इस प्रकार से सीधा पिरामिड बनता है। उल्टा पिरामिड कब बनता है? कुछ पारिस्थितिकी तंत्र है जहां पर संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है। इस प्रकार से कथन एक सही नहीं है। और इसका उदाहरण क्या है जहां पर पारिस्थितिकी तंत्र में, किस पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है? आप एक पेड़ का उदाहरण लीजिए। एक पेड़ है, पेड़ एक है, लेकिन इस पर बहुत से कीड़े रहते हैं, कीट पतंगे रहते हैं जो इस पर निर्भर हैं और उन कीट पतंगों पर निर्भर कौन है? बहुत से पक्षी हैं। तो पेड़ क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इस पर जो निर्भर कीटों की संख्या है वो बहुत अधिक है। तो यहां पर एक उल्टा पिरामिड बन जाता है। हो सकता है इस पर निर्भर, कीड़ों पर निर्भर जो पक्षी हैं उनकी मात्रा कम हो, तो एक उल्टा पिरामिड का यहां पर निर्माण होता है। तो पेड़ एक ऐसा महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि उल्टे पिरामिड को प्रदर्शित करता है संख्याओं के। तो इस प्रकार से वो कथन पूरी तरह से सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमास के पिरामिड पर बात करते हैं। बायोमास का भी पिरामिड होता है। बायोमास का मतलब क्या होता है? बायोमास का मतलब होता है कि किसी विशेष समय में, एक खास समय में प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद जीवों के कुल सूखे वजन को, ड्राई वेट को, यह प्रदर्शित करता है। ड्राई वेट को ही क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि जीवों में पानी की मात्रा अलग अलग होती है। अगर आप पानी की मात्रा को उसमें इंक्लूड कर लेंगे तो वो सही जैव भार को प्रदर्शित नहीं करेंगे, बायोमास को प्रदर्शित नहीं करेंगे। इसलिए जीवों के कुल सूखे वजन को, ड्राई वेट को यहां पर मापा जाता है। किसी पोषण स्तर पर पाए जाने वाले जीवों का जो सूखा वजन होता है, ड्राई वेट होता है, उसी के आधार पर इसका मापन होता है। अब स्थलीय जो पारितंत्र है उसमें बायोमास का पिरामिड किस प्रकार से होता है? जैसे उत्पादक जो होते हैं, जैसे पौधे हैं, उनका बायोमास सामान्यतः शाकाहारियों से अधिक होता है। पौधों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर बायोमास यानी जैविक भार क्रिएट किया जाता है और फिर उस पर निर्भर रहते हैं शाकाहारी।
उनके द्वारा जो उपलब्ध, उनके लिए जो उपलब्ध जैव भार है उसकी मात्रा ज्यादा होती है और उनके द्वारा जो निर्मित जैव भार है उसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि वो ड्राई वेट को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो शाकाहारियों का बायोमास है वो मांसाहारियों से अधिक होता है और फिर उत्पादकों का जो बायोमास है वो शाकाहारियों से अधिक होता है। इस प्रकार से उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर जाते हुए बायोमास घटता है, यानी उत्पादकों का बायोमास ज्यादा होगा, फिर इस पर निर्भर जो शाकाहारी है उनका बायोमास कम होगा, फिर इस पर मांसाहारियों का बायोमास यहां और भी कम होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक सीधा पिरामिड यहां निर्माण हो जाता है। अगर हम स्थलीय पारितंत्र की बात करते हैं तो एक अपराइट पिरामिड यहां पर निर्मित होता है। लेकिन कुछ जलीय पारितंत्र हैं, जो जलीय हमारा इकोसिस्टम है, महासागर है, वहां पर इस तरह की स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती है। वहां पर बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। किस प्रकार से उल्टा होता है? आप जानते हैं कि जो प्राथमिक उत्पादक हैं जलीय पारितंत्रों में, झीलों में अगर आप देखेंगे, जिनको आप फाइटोप्लैंक्टन के रूप में कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन शैवाल के रूप में जानते हैं, उनका निर्माण बहुत तेजी से होता है और बहुत तेजी से वो मर जाते हैं, बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं, जीवन काल बहुत छोटा होता है, इसलिए वो बहुत बड़ी मात्रा में जैव भार का, बायोमास का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो निर्भर जूप्लैंक्टन है, छोटे छोटे जीव हैं, जो आपको एक तरह से सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन पानी के ऊपर ये तैरते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी पानी की लहरों का प्रयोग करते हैं, इनके द्वारा इनका उपभोग किया जाता है। तो इनके द्वारा जब इनका उपभोग किया जाता है तो इनके द्वारा जो निर्मित जैव भार है वो ज्यादा होता है, जबकि शैवाल लगातार वो उनका जीवन काल छोटा होने के कारण उनके द्वारा जो जैव भार निर्मित होता है वो कम होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप जलीय पारितंत्र देखेंगे तो जो प्राथमिक उत्पादक है उसके द्वारा जैव भार कम निर्मित होता है और जो इन पर निर्भर जूप्लैंक्टन है उनके द्वारा निर्मित जो जैव भार है वो ज्यादा होता है। एकल कोशिकीय होने के कारण अधिक बायोमास ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, शैवाल है, ये जमा नहीं कर पाते हैं और जूप्लैंक्टन के द्वारा, मछलियों के द्वारा इन्हें तेजी से खा लिया जाता है। और उपभोग में कौन शामिल होते हैं? छोटे सूक्ष्म जूप्लैंक्टन शामिल होते हैं, व्हेल जैसी बड़ी मछलियां भी इसमें शामिल होती हैं अगर जलीय पारितंत्रों की हम बात करते हैं। और इस प्रकार से उत्पादकों का जो स्थिर बायोमास है वो उपभोक्ताओं के स्थिर बायोमास से कम होता है। इस प्रकार से यहां एक उल्टा पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कथन 2 यहां सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं तेजी से। अगला प्रश्न है, प्रजातीय संरचना और क्रियात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हुए स्वयं को विनियमित करने तथा संतुलित बनाए रखने की किसी पारितंत्र की क्षमता को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जैव आवर्धन, स्ट्रेटिफिकेशन या होम्योस्टेसिस। आप जानते हैं कि हर पारितंत्र में अपना एक आत्म संतुलन व्यवस्था होती है। आत्म संतुलन एक प्रकार से रेगुलेशन होता है। किस प्रकार से रेगुलेशन होता है? मान लिया कोई जलीय पारितंत्र है, कोई झील है और उसमें पौधों की संख्या, जो प्राथमिक उत्पादक है, उस पर उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनकी संख्या अगर बहुत तेजी से बढ़ेगी तो उन पर निर्भर जो जीव हैं उनको अधिक खाद्य पदार्थ मिलेगा। जब उनको अधिक खाद्य पदार्थ मिलेगा तो उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। जब उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग बहुत तेजी से करेंगे। आप जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन के रूप में देख सकते हैं। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन की संख्या बढ़ती है तो उन पर निर्भर जूप्लैंक्टन क्या करेंगे? उनका तेजी से उपभोग करेंगे। और जूप्लैंक्टन की संख्या बढ़ते ही फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उनका उपभोग ज्यादा हो रहा है। जब इनका उपभोग ज्यादा होगा, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम हो जाएगी, तो जूप्लैंक्टन को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। इसके कारण जूप्लैंक्टन की संख्या कम होगी। जैसे ही इनकी संख्या कम होगी तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या फिर से बढ़ने लगेगी और यह प्रक्रिया निरंतर इस प्रकार से चलती रहती है। यानी पारिस्थितिकी तंत्रों में आत्म संतुलन की एक व्यवस्था होती है। इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और इस प्रक्रिया के माध्यम से पारिस्थितिकी जो तंत्र हैं वो अपनी प्रजातीय संरचना को बनाए रखते हैं, अपने फंक्शनल प्रोसेसेस को भी बनाए रखते हैं और इसी प्रक्रिया को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यहां पर इस अवधारणा को सामान्य रूप से बताया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये होम्योस्टेसिस जो प्रक्रिया है ये परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है और अपने अंदर स्थिरता को बनाए रखती है। ये सारी चीजें सामान्य रूप से यहीं पर लिखी गई है, जो आपको बताई गई है। और जो जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का उदाहरण है वो भी यहां पर आपको दिया गया है। होम्योस्टेसिस तंत्र में ऋणात्मक प्रतिपुष्टि तंत्र यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कार्य करता है। यानी ये परिवर्तनों का प्रतिकार करता है और संतुलन को फिर से पारितंत्र में स्थापित करने में मदद करता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आप चित्र भी इसका ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिडों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और पहला कथन ध्यान से सुनिएगा, पारितंत्र की कार्यप्रणाली एवं ऊर्जा प्रवाह में प्रमुख भूमिका निभाने के बाद भी पारिस्थितिक पिरामिड हमने समझ लिया, द्वारा मृतोपजीवी, जो मृत पदार्थों पर निर्भर जीवी हैं, मृतोपजीवी जैसे जीवों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। तो यह बता रहा है कि जो पारिस्थितिक पिरामिड है उसमें मृतोपजीवी जैसे जीवों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, जबकि वो पारिस्थितिक की कार्यप्रणाली, पारितंत्र की कार्यप्रणाली और ऊर्जा प्रवाह में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो यह कथन क्या है, सही हो जाएगा। आप इस पर विचार कर सकते हैं। दूसरा कथन क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड में अपशिष्ट और ह्यूमस, हम इसकी व्याख्या भी आपके सामने करेंगे। दूसरा कथन है, पारिस्थितिक पिरामिड में अपशिष्ट और ह्यूमस जैसे अवशिष्ट पदार्थों को पारितंत्र प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के क्रम में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में पर्याप्त रूप से दर्शाया जाता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड है उसमें क्या अपशिष्ट और ह्यूमस को दर्शाया जाता है? हकीकत यह है कि नहीं दर्शाया जाता है, और यहां कहा जा रहा है पर्याप्त रूप से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड के तहत मौसमी और दैनिक भिन्नताओं या क्रमिक पोषण स्तरों के बीच, जो क्रमिक पोषण स्तर हैं, यानी पहला प्राथमिक स्तर पर, द्वितीयक स्तर पर, तृतीयक स्तर पर, उसके बीच ऊर्जा हस्तांतरण की दर के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दर से हो रहा है, क्या आपको जानकारी मिलती है? नहीं मिलती है। इस प्रकार से कथन सही हो जाएगा। आपको यह बताना है कि कौन से सही है या है। तो ऑप्शन है आपके सामने केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो दूसरा कथन यहां पर सही है, तो सही क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी देख लेते हैं। तो जब हम पारिस्थितिक पिरामिड की बात करते हैं तो 3 प्रकार में उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। एक संख्या पिरामिड, एक बायोमास का पिरामिड और एक एनर्जी का पिरामिड। संख्या पिरामिड का मतलब क्या है, प्रत्येक पोषण स्तर पर, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर पर उपस्थित जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर जीवों की संख्या ज्यादा होती है, शाकाहारियों की कम होती है, मांसाहारियों की कम होती है, तो ये उस संख्या को दर्शाता है। जैव द्रव्य पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड का मतलब क्या है, प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित जीवों के कुल भार, जिसको हम ड्राई वेट के माध्यम से मापते हैं, उसको यह दर्शाता है। ऊर्जा पिरामिड का मतलब क्या है, क्रमिक पोषण स्तरों पर उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा को यह दर्शाता है। ठीक है, ये 3 पिरामिड है। अब पारिस्थितिक पिरामिड का महत्व क्या है, क्योंकि ये पारितंत्रों की कार्यात्मक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन इसकी ये है कि इस पारिस्थितिक पिरामिड में जो अपघटक होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं, या जो मृतोपजीवी होते हैं, जो मृत पदार्थों का एक तरह से उपभोग करते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि ये पारितंत्र की कार्यप्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं कि जो मृत पदार्थ होता है, डीकंपोजर्स क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे मिट्टी में मिलाकर डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं और मिट्टी में मिला करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिससे जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, जो पौधे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो पारिस्थितिक कार्यप्रणाली में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उसमें इसको दर्शाया नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कथन 1 सही हो जाएगा। 1 से अधिक पोषण स्तरों पर भोजन करने वाले जीवों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो अगर कोई जीव 1 से अधिक स्तरों पर पोषण कर रहा है, जो उपभोग कर रहा है, भोजन करने वाला जो जीव है, उसको भी इसमें नहीं दर्शाया जाता है। अब देखिए, वेस्ट है और ह्यूमस है, इन जैसे अवशिष्ट पदार्थों को भी इसमें नहीं दर्शाया जाता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण में वेस्ट को प्रदर्शित किया जाता है, पारिस्थितिक पिरामिड में क्या दर्शाया जाता है? नहीं दर्शाया जाता है। इसके अलावा जब ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है, वेस्ट जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है, पारितंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन अवशिष्ट पदार्थों को नहीं दर्शाया जाता है। इस प्रकार से कथन 2 सही नहीं है। पारिस्थितिक पिरामिड मौसमी परिवर्तनों यानी सीजनल वेरिएशंस, दैनिक परिवर्तन यानी डेली वेरिएशंस को भी नहीं दर्शाते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा हस्तांतरण की दर क्या है, ऊर्जा किस दर से हस्तांतरित हो रही है, उसको भी नहीं दर्शाते हैं। इस प्रकार से कथन 3 सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, पायनियर समुदाय में तीव्र वृद्धि के साथ कम प्रजातीय विविधता देखने को मिलती है। दूसरा कथन है, क्लाइमेक्स समुदाय में धीमी वृद्धि दर के साथ जटिल खाद्य श्रृंखला देखने को मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। यहां पर आपको 2 चीजें जाननी चाहिए। ये दोनों कथन सही हैं,
लेकिन यहाँ क्लाइमेक्स समुदाय पता होना चाहिए और पायनियर समुदाय पता होना चाहिए। कोई नंगी चट्टान है, उस पर धीरे धीरे आप जानते हैं छोटे छोटे काई, लाइकेन, मॉस, धीरे धीरे उस पर यह संरचना आनी शुरू हो जाती है, काई की संरचना आनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वहां मृदा का निर्माण होता है, झाड़ियां खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे एक जंगल में वो तब्दील हो जाता है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से, पारिस्थितिक सक्सेशन या अनुक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर जिस नंगी संरचना पर, चट्टान पर सबसे पहले जो लाइकेन और मोस जैसी अवस्थिति हम देखते हैं, इस तरह की जो प्रजातियां हैं लाइकेन, मोस, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पायनियर समुदाय। ये सबसे पहले खड़े होते हैं, तीव्र वृद्धि होती है इनके साथ, लेकिन इनमें प्रजातीय विविधता क्या है? कम देखने को मिलती है। कम प्रजातीय विविधता शुरुआत में देखने को मिलती है। जब क्लाइमेक्स, जब जंगलों का निर्माण हो जाता है तो वृद्धि दर कैसी होती है? धीमी हो जाती है। लेकिन खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की हो जाएगी? जटिल, क्योंकि संख्या उनकी बहुत ज्यादा, आप देखेंगे बहुत जटिल खाद्य श्रृंखला, उसमें बहुत से जीव, कीट पतंगे और तरह तरह के जो पौधे हैं वो शामिल हो जाते हैं उसमें, मांसाहारी और तमाम तरह की व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती हैं जंगलों में। तो पायनियर प्रजातियां वे पौधे हैं जो सबसे पहले निर्जन क्षेत्रों, जहां मृदा नहीं होती है, उसमें बसते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? पायनियर अग्रणी प्रजातियां कहा जाता है, जो निर्जन क्षेत्रों में सबसे पहले आती हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन की पहली अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। पायनियर पौधों का समूह एक साथ विकसित होता है तो उसे पायनियर समुदाय कहा जाता है, अगर पौधों का समूह एक साथ विकसित हो रहा है। क्लाइमेक्स समुदाय क्या है? आप ये भी जानिए कि जो मध्यवर्ती समुदाय है, जो सीरल कम्युनिटी है, सीरल कम्युनिटी एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। यानी आप देख सकते हैं कि पहले सबसे पहले लाइकेन आया, मोस आया, धीरे धीरे मृदा का निर्माण हुआ, झाड़ियां खड़ी हो गई, बाद में जंगलों ने उसका स्थान ले लिया। तो जो बहुत बड़ा मध्यवर्ती समुदाय है, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया में एक तरह से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस कम्युनिटी को, मध्यवर्ती कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? सीरल कम्युनिटी कहते हैं। प्रत्येक अस्थायी समुदाय सीरल समुदाय कहलाता है। समुदाय स्थायित नहीं होता है, किसी अन्य समुदाय द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। और सक्सेशन, जो सक्सेशनल स्टेज है, उसे भी ये रिप्रेजेंट करता है, उत्तराधिकार की अवस्था भी इसे कहा जाता है। क्लाइमेक्स समुदाय क्या है? उत्तराधिकार के अंत में बनने वाली जो अंतिम और स्थिर अवस्था है उसको क्लाइमेक्स समुदाय कहा जाता है। स्थिर और संतुलित अवस्था है, और इस प्रकार से दोनों कथन इसमें सही हो जाते हैं। यहां पर एक और जानकारी दी गई है, ये विशेषताएं दी गई है पायनियर समुदाय और क्लाइमेक्स समुदाय की। जैसे वृद्धि दर की बात करें तो पायनियर समुदाय की वृद्धि तीव्र होती है, क्लाइमेक्स समुदाय की वृद्धि धीमी होती है। यहां वनस्पति की ऊंचाई की बात करें तो पायनियर समुदाय की जो ऊंचाई है वो कम होती है और जंगलों की ऊंचाई स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। पायनियर समुदाय का जीवन काल अल्प होता है, क्लाइमेक्स समुदाय का दीर्घ होता है। तो इसका भी एक चित्र ले लीजिएगा, ये अंतर भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में अंतर प्रजातीय साहचर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर साहचर्य की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, उसका विवरण दिया गया है और उदाहरण दिया गया है। तो आपको यह बताना है कि उपर्युक्त पंक्तियों में से कितने में दी गई जानकारी सही सुमेलित हो रही है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो यहां सहभोजिता, परजीविता और अभोजिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं। जैसे सहभोजिता के बारे में बताया गया है, विवरण यह है कि एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। जैसे शार्क पर आश्रित जो रिमोरा मछली है। दूसरा यहां पर परजीविता का उदाहरण दिया गया है, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को हानि होती है, जैसे पुष्पीय पौधों पर अमरबेल। तीसरा है असहभोजिता, एक प्रजाति को हानि होती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, जैसे पेनिसिलियम द्वारा बैक्टीरिया की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करना। तो अगर आप इन तीनों कथनों को देखेंगे तो यहां पर ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए इसकी व्याख्या के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम अमेंसिलिज्म यानी अभोजिता को, असहभोजिता को देखने की कोशिश करते हैं। तो 2 प्रजातियों के बीच ये नकारात्मक साहचर्य को प्रदर्शित करता है, यानी एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को क्या पहुंचा रही है? हानि पहुंचा रही है, और हानि पहुंचाने वाली जो प्रजाति है वो प्रतिकूल, उस पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड कवक है, जो आपकी रोटी पर पनपता है कवक, पेनिसिलियम जिसका नाम है, उससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ये पेनिसिलिन बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है और बैक्टीरिया के नष्ट होने से पेनिसिलियम को अधिक भोजन मिलता है। तो पेनिसिलियम को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, और बैक्टीरिया खत्म। तो उसको क्या हो रही है? उसको हानि हो रही है, और इस पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
जब हम परजीविता की बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को हानि होती है। आपने बहुत से पेड़ों पर देखा होगा कि अमर बेल खड़ी हो जाती है, तो वो पेड़ को बिल्कुल खत्म कर देती है। और उस पर किसी प्रकार का आप देखेंगे कि छोटे आकार का जीव होता है, अमर बेल को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगी, क्योंकि वो लगभग नष्ट हो जाता है। तो आप इसके उदाहरण को यहां पर देख सकते हैं, ये उदाहरण हमने देख लिया है। चलिए, अब तीसरा था सहभोजिता, कमेंसलिज्म। इसमें एक प्रजाति को लाभ होगा और दूसरी को न लाभ होगा न हानि होगी। वो केवल उस प्रयोग, इसका जो दूसरी प्रजाति है जिसको न लाभ होगा न हानि होगी और एक प्रजाति को लाभ होगा, तो लाभ वाली जो प्रजाति है ये दूसरी प्रजाति पर आश्रय या परिवहन का लाभ लेती है। जैसे रिमोरा जो मछली है, जिसको हम सकर फिश के नाम से जानते हैं, वो शार्क मछली से चिपक जाती है और अपने सिर के जो चूषक होते हैं उनकी मदद से शार्क मछली से जुड़ी रहती है। इससे क्या होता है, रिमोरा मछली को सुरक्षा प्राप्त होती है, ये शार्क का बचा हुआ भोजन भी खाती है और इसको मुफ्त में परिवहन भी मिलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सुविधा भी मिलती है। इस प्रकार से शार्क को न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है और इस संबंध को हम सहभोजिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपके सामने दिया गया है, जैव संचयन का आशय किसी जीव के शरीर में कुछ रसायनों की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन में क्रमिक वृद्धि होना है, जैव संचयन। दूसरा कथन दिया गया है, जैव संचयन से संबंधित अधिकांश पदार्थ हाइड्रोफिलिक प्रकृति के होते हैं तथा वसा और तेलों में अघुलनशील होते हैं। यहां पर आपको दो तीन चीजें जाननी चाहिए, जैव संचयन क्या होता है और हाइड्रोफिलिक प्रकृति के पदार्थ कौन से होते हैं और क्यों वे, या जो जैव संचयन वाले पदार्थ होते हैं जो कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं शरीर में, उनकी प्रकृति कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, या और वसा और तेलों में अघुलनशील होते हैं या घुलनशील होते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये जैव संचयन से संबंधित जो पदार्थ हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो पानी में घुलनशील हो, हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो पानी में घुलनशील ना हो। तो बहुत से ऐसे कीटनाशक हैं जो हैवी मेटल्स हैं, जो हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं, अगर वो पानी में घुलनशील हो जाएंगे, अगर वो पानी में हाइड्रोफोबिक, पानी में हाइड्रोफिलिक होंगे, पानी में घुल जाएंगे, तो वो पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से निकल जाएंगे। उनका शरीर में कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बनेगा, एक्यूमुलेशन ही नहीं होगा, तो वो हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इनकी प्रकृति होती है कि ये हाइड्रोफोबिक प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोफिलिक प्रकृति के नहीं होते और आपके शरीर के फैट में एक तरह से जमा होते हैं और आपको हानि पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार से कथन एक तो सही हो जाएगा लेकिन कथन दो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। तो यहां आपसे पूछा गया था कि कौन सा इसमें सही है, क्या ये दोनों सही है और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, क्या कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है, एक सही है दो गलत है, एक सही नहीं है और दो सही है। तो इसमें एक सही है और ये दूसरा है ये गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बायो एक्यूमुलेशन क्या है, जैव संचयन क्या होता है, जैविक प्रक्रिया है। जीव अपने शरीर में कुछ रसायनों या पदार्थों को अधिक मात्रा में एकत्र कर लेते हैं, ये पदार्थ धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। कथन एक सही हो जाता है। इनकी जो प्रकृति होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, वसा और तेल जैसे कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे हैवी मेटल्स हैं, जैसे डीडीटी जैसे कीटनाशक हैं, इनका एक्यूमुलेशन होता रहता है, तरह तरह की बीमारी पैदा करते हैं। वसा में घुलने वाले पदार्थ स्थिर होते हैं, मेटाबॉलिज्म द्वारा आसानी से नहीं टूटते हैं, जीवों के शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैव संचयन की प्रवृत्ति अधिक होती है इसके कारण, क्योंकि ये लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं। भारी धातुएं और कीटनाशक इसका उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, वन कार्बन साझेदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बहुपक्षीय जलवायु वित्त तंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित है। वन कार्बन साझेदारी सुविधा के रेडिनेस फंड के तहत विकासशील देशों को वन संबंधी कार्बन उत्सर्जन में सत्यापित कटौती हेतु, वेरीफाइड कटौती हेतु परिणाम आधारित भुगतान प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। बहुपक्षीय जलवायु वित्त तंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित है वन कार्बन साझेदारी सुविधा, वस्तुतः ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित है। इस प्रकार से कथन गलत हो जाएगा।
रेडिनेस फंड के तहत विकासशील देशों को वन संबंधी कार्बन उत्सर्जन में सत्यापित कटौती हेतु परिणाम आधारित भुगतान दिया जाता है। रेडिनेस फंड के द्वारा नहीं दिया जाता, कार्बन फंड की सुविधा के तहत दिया जाता है। इस प्रकार से कथन भी गलत हो जाता है। चलिए इसकी और व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। व्याख्या यही है कि जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, एक बहुदाता मल्टी डोनर फंड है, प्रबंधन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसमें सरकारें, गैर सरकारी संगठन, निजी कंपनियां शामिल होती हैं। एक सही नहीं है क्योंकि वहां पर संयुक्त राष्ट्र लिखा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। 47 विकासशील देशों के साथ कार्य करती है। विश्व के 17 दाताओं का इससे समर्थन प्राप्त है। उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम, किस प्रकार से एमिशन घटाना है? डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कार्यक्रम लागू करने में सहायता करना है। यानी वनों की कटाई और वन शरण से होने वाला जो उत्सर्जन है उसमें कमी करना है, इसका उद्देश्य है। वन कार्बन भंडार को बढ़ाना और संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना। अगर आप वनों की कटाई रोकेंगे, वनों के क्षरण को रोकेंगे, वनों की मात्रा ज्यादा क्षेत्र में रहेगी, ज्यादा फैले होंगे, तो वन किसके रूप में काम करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में मुख्य रहते हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब इसका एक फंड है जिसको हम रेडिनेस फंड कहते हैं। ये 2022 तक संचालित हुआ था। इसके माध्यम से किया जाता है, देशों को रणनीति तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है कि आप रणनीति तैयार करिए। राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तैयार करने में प्रमुख रूप से काम करता है। एक प्रकार से प्रोत्साहन प्रणालियों में भाग लेने की तैयारी में मदद करता है। इस प्रकार से दूसरा सही नहीं है क्योंकि वहां पर बताया गया है कि ये सत्यापित कटौती, अगर कटौती हो जाए तो परिणाम आधारित भुगतान देता है। परिणाम आधारित भुगतान कार्बन फंड के द्वारा दिया जाता है और कार्बन फंड, पहले आप देखिए कि कार्बन फंड की जो अवधि है इसको जून 2024 में दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है। जो रेडिनेस फंड है वो केवल राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियां बनाने में एक तरह से मदद करता है। जब ये रणनीतियां जमीनी स्तर पर उतारी जाएं और जो जंगलों का क्षेत्र है, जो हम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है उसको कम करने में और डिफोरेस्टेशन को कम करने में, वनारोपण में सफलता प्राप्त कर लें, उसको जमीनी स्तर पर उतार दें और उसका सत्यापन हो जाए कि हाँ, इस प्रक्रिया के माध्यम से हमने कार्बन संचयन की अपनी प्रक्रिया को बढ़ाया है, एक प्रकार से हमने फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोका है, रिफॉरेस्टेशन किया है। जब इसको सत्यापित हो जाए तो भुगतान भी प्रदान किया जाता है, लेकिन वो भुगतान कार्बन फंड के द्वारा प्रदान किया जाता है और अब तक 8 साझेदारों को भुगतान दिया जा चुका है। 164 मिलियन अमेरिकी डॉलर का परिणाम आधारित भुगतान इसमें दिया गया है। तो यही है पूरी व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और बेसल अभिसमय फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर नियंत्रण संबंधी बेसल अभिसमय के लागू होने से पहले ही भारत ने अपने खतरनाक अपशिष्ट नियमों को अधिसूचित कर दिया था। दूसरा कथन है, भारत बेसल प्रतिबंध संशोधन का पक्षकार है जिसके तहत वह विकसित देशों द्वारा खतरनाक तथा ई अपशिष्ट की भारत की सीमा क्षेत्र में डंपिंग को विधिक रूप से रोक सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहला कथन बिल्कुल सही हो जाता है और दूसरा कथन गलत है क्योंकि भारत ने बेसल प्रतिबंध संशोधन का रेटिफिकेशन नहीं किया है। तो भारत, एक प्रकार से यह कथन दूसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल एक इसमें कथन सही होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसल अभिसमय यानी बेसल कन्वेंशन क्या है? ये खतरनाक जो अपशिष्ट है, जो खतरनाक हैजार्डस वेस्ट है, उसके सीमा पार यानी एक देश से दूसरे देश में जाने, उसके आवागमन को और उसके निपटान को नियंत्रित करने से संबंधित है। बहुत से विकसित देश ऐसे हैं जो अपने यहां वेस्ट क्रिएट करते हैं और उसका विकासशील देशों में, कम विकसित देशों में डंपिंग करते हैं। तो इसको रोकने के लिए कन्वेंशन अपनाया कब गया? 1989 में, और लागू कब हुआ? 1992 में। तो खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार परिवहन को ये रेगुलेट करने का काम करता है और देशों से अपेक्षा क्या करता है? खतरनाक अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन करें ताकि पर्यावरण पर नुकसान ना हो, सुरक्षित निपटान, डिस्पोजल उनका किया जाए। बेसल अभिसमय के अंतर्गत आने वाले अपशिष्ट कौन से हैं? टॉक्सिक, विषाक्त, जहरीले, पॉइजनस, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव, संक्षारक, कोरोसिव, ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल, पारिस्थितिक रूप से हानिकारक, इकोलॉजिकली हार्मफुल, संक्रामक अपशिष्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट, इसके अंतर्गत आते हैं इस प्रकार के अपशिष्ट।
अब भारत की भूमिका को अगर आप देखेंगे तो भारत 1990 के दशक की शुरुआत में ग्लोबल साउथ देशों में शामिल था, जिन्होंने विकासशील देशों में खतरनाक अपशिष्टों के निर्यात पर प्रतिबंध की मांग की थी, क्योंकि विकसित देश ऐसी व्यवस्थाओं को करने की कोशिश करते थे कि वो खतरनाक वेस्ट को विकासशील देशों में डंप करने की कोशिश करते थे। तो भारत ने इसकी मांग की। भारत ने 1989 में ही अपने खतरनाक अपशिष्ट नियम अधिसूचित कर दिए थे और बेसल अभिसमय कब लागू हुआ? 1992 में लागू हुआ। इस प्रकार से कथन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत 1992 में बेसल अभिसमय का सदस्य बना, लेकिन बेसल अभिसमय का सदस्य तो भारत बन गया, लेकिन जो बेसल बैन प्रतिबंध है, बेसल प्रतिबंध एक तरह से बेसल बैन अमेंडमेंट है जो 2019 में लागू हुआ है, जिसके माध्यम से विकसित देशों पर एक तरह से बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है कि वो विकासशील देशों में अपने हैजर्डस वेस्ट का एक तरह से डंपिंग नहीं कर सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं। अभी तक भारत ने उसका रेटिफिकेशन नहीं किया है, इस अंतर को याद रखिएगा। बेसल अभिसमय के अनुसार अपने घरेलू कानूनों को समन्वित करने के लिए भारत ने नियमों में बदलाव किया। वर्ष 2000 और 2003 में नियमों में संशोधन किए गए। वर्ष 2008 में संशोधित खतरनाक अपशिष्ट नियम लागू किए गए। 2016 का संशोधन सीमा पार अपशिष्ट आवागमन के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2016 में व्यापक संशोधन किया गया। इनका नया नाम क्या रखा गया? खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीमा पार आवागमन नियम 2016 इनका नाम रखा गया। प्लास्टिक अपशिष्ट की बात करें, उस पर भी प्रतिबंध है। मार्च 2019 में भारत ने ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया और ये प्रतिबंध कहां पर लागू है? ये विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात उन्मुख इकाइयों पर भी लागू है। लेकिन जहां तक बेसल प्रतिबंध अमेंडमेंट की बात करते हैं हम, भारत ने अभी उसका एक रेटिफिकेशन नहीं किया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोटरडैम कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोटरडैम कन्वेंशन के संबंध में दो यहां पर कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, रोटरडैम कन्वेंशन वर्ष 2004 में प्रभाव में आने के बाद से संबंधित पक्षकारों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी हो गया। दूसरा कथन है, रोटरडैम कन्वेंशन के अनेक्स 3 में सूचीबद्ध रसायन कम से कम 2 पक्षकारों द्वारा प्रतिबंधित या कठोर रूप से सीमित किए जाने के बाद पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के अंतर्गत लाए जाते हैं। उपरोक्त में कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही कथन सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन किस प्रकार से कथन सही है, व्याख्या के माध्यम से आप समझ जाएंगे। जब हम रोटरडैम कन्वेंशन की बात करते हैं तो इसका मुख्य काम क्या है? यह वस्तुतः खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। पूर्व सूचित सहमति यानी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रक्रिया पर आधारित है। 10 सितंबर 1998 को रोटरडैम में आयोजित सम्मेलन में अपनाया गया, लेकिन लागू हुआ 2004 में। इसके लागू होने के बाद सदस्य देशों पर कानूनी रूप से यह बाध्यकारी हो गया और बाध्यकारिता का ही पहला कथन वहां पर लिखा गया था। इस प्रकार से पहला कथन सही हो जाता है। रोटरडैम कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य है खतरनाक रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में साझा उत्तरदायित्व को बढ़ाना और देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना। इसकी कार्यप्रणाली के अंतर्गत आयातक देशों को अधिकार दिया जाता है कि वे तय करें कि वे सूचीबद्ध रसायनों का आयात करेंगे या नहीं करेंगे। तो आयातक देशों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। निर्यातक देशों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके देश के उत्पादकों को आयातक देश के निर्णय का पालन करना होगा। जो देश आयात कर रहा है उनको आयातक देश के निर्णय का पालन करना होगा। यानी आयातक देश कोई निर्णय लेता है तो उत्पादकों को जहां से वो आयात किया जा रहा है उसके जो निर्णय है उनका पालन करना होगा। रोटरडैम कन्वेंशन का अनेक्स 3 किससे संबंधित है? अनेक्स 3 जो है उसमें क्या चीज शामिल होती है? उसमें कुछ कीटनाशक शामिल होते हैं, कुछ औद्योगिक रसायन इसमें शामिल होते हैं। इन्हें शामिल करने की शर्त क्या होती है? इसमें शामिल करने की शर्त होती है कि कम से कम 2 सदस्य देशों ने उन्हें स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित या सीमित किया। तो शामिल करने की शर्त यह है कि कम से कम 2 सदस्य देश ऐसे हों जिन्होंने स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से कीटनाशकों को, औद्योगिक रसायनों को सीमित किया हो या प्रतिबंधित किया हो। बाद में पक्षकार सम्मेलन यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है उसके द्वारा प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रक्रिया में शामिल करने की मंजूरी दी गई हो, तभी आप इसको इस तरह की चीजों को अनेक्स 3 में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से कथन 2 क्या है? वो सही हो जाता है। अनेक्स 3 का महत्व क्या है? महत्व यह है कि इसमें शामिल होने का मतलब है कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं होता,
केवल यह मतलब है कि निर्यातक देश को पहले आयातक देश की अनुमति लेनी होगी, तभी वो वहां पर उन चीजों को भेज सकता है। पहले अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और खतरनाक रसायनों के बारे में सूचित निर्णय लेना संभव उनके लिए हो जाता है। यही अनेक्स थर्ड का महत्व है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न है, पारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, आपको यह बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला कथन है, माफ कीजिएगा, पहले कथन देख लेते हैं। पारे के संपर्क में आने से मस्तिष्क, त्वचा और हृदय को प्रभावित करने वाले विकार हो सकते हैं। दूसरा कथन है, भारत के भूजल में पारे के प्रदूषण को रिपोर्ट नहीं किया गया है। तीसरा कथन है, पारा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के साथ साथ प्राकृतिक स्रोतों से भी उत्पन्न होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।